बार कहती हूँ कि बालों में धूल मिट्टी मत लगाया करो। देखो हर दूसरे दिन तुम्हारे बाल कितने गंदे हो जाते हैं। मम्मा मैंने नहीं लगाया, भैया ने मेरे बालों में मिट्टी लगाई थी। परी परी जल्दी आ देख बुआ आई है। क्या सच में भैया बुआ आई है? मम्मा मम्मा छोड़िए मुझे, मैं बुआ से मिलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठी रहो, समझी ना? तू नहीं आ रही है ना परी? मैं तो चला। रोहन रोहन रुक मेरी बात सुन। नहीं मम्मा मम्मा मैं तो चला। मम्मा मम्मा छोड़िए ना मम्मा, मम्मा मुझे बुआ के पास जाना है। आप मेरे साथ ही ऐसा करती हैं, भैया आपकी बात नहीं सुनता है। तुम दोनों कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। अरे मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, पर ना जाने तुम लोग कब समझोगे मुझे। मम्मा मुझे बुआ से मिलना है, मैं बुआ के पास जा रही हूँ। बहू रानी कितना रोकोगी बच्चों को? जब बच्चे छोटे थे आपकी गोद में थे तब आपकी बात सुनते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं बहू रानी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप अपने काम से काम रखिएगा। मुझे ना किसी तरह की किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और वो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है कि उन्हें कैसे रोकना है कैसे नहीं। आप ना सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मेरे मामलों में ना हस्तक्षेप ना ही करें तो बेहतर होगा। बड़ी बहू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कमला दीदी सिर्फ इस घर की काम वाली नहीं है, बल्कि वह हमारे सदस्य जैसी है। तुम उसके साथ ना तमीज से बात किया करो। देखिए मम्मी जी, मुझे अपनी निजी जिंदगी में ना किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग खुशी से करवाइए, लेकिन मुझे ना ही इनकी सलाह की जरूरत है और ना ही ये मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप करे। इन्हें समझा दीजिए। रहने दीजिए ना मालकिन, वो बहुत सही तो कह रही है। वो असल में इतने सालों से मैं इस घर में काम कर रही हूँ तो ऐसा लगता है मानो मैं भी इस घर की सदस्य हो गई हूँ और छोटी मोटी बातों में ना चाहते हुए भी रोक टोक कर देती हूँ। ठीक ही तो कह रही है बहू रानी, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं तो अपना काम छोड़ करके बस सबकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करते रहती हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल जाती हूँ कि मैं इस घर की सदस्य नहीं बल्कि इस घर की काम करने वाली हूँ। मालकिन आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान और प्यार दिया कि मैं सच में अपना दायरा भूल गई थी। बड़ी बहू माफ कर देना मुझे। बड़ी बहू कमला दीदी पिछले 30 सालों से इस घर में काम कर रही है और वह सिर्फ इस घर की काम वाली नहीं है, हम उसे अपने सदस्य जैसा समझते हैं। और मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि तुम कमला दीदी से ना ढंग से पेश आया करो। इस घर की सदस्य ना सही, कम से कम उनकी उम्र देखकर तो उनका सम्मान किया करो। सामने नैना और दामाद जी आए हैं, आकर मिल लेना। अगर नैना अकेली आई होती तो मैं तुम्हें मिलने के लिए नहीं कहती, लेकिन दामाद जी भी आए हैं, इसीलिए दिखावे के लिए ही सही आकर मिल लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। समझ में नहीं आता और कितने साल ये दिखावा झेलना पड़ेगा। पिछले 9 सालों से बस यही सब कुछ तो भी झेल रही हूँ। मैं तो चाहती ही नहीं कि नैना का साया भी इस घर पर पड़े। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है। और वैसे भी ऐसी औरतों का साया ना सिर्फ अशुभ हो सकता है, वह कभी किसी के लिए शुभ हो ही नहीं सकती। लेकिन समझ में नहीं आता कि नंदोई जी कैसे उतना प्यार दुलार देते हैं उसे, और उसके सास ससुर भी ना जाने कैसे उसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मुझे तो लगता है कि उसने ना कोई जादूगरी करवा दी होगी अपने ससुराल वालों पर। खैर जो भी हो, जाकर मिलना तो पड़ेगा। फूफा जी अब हम बुआ को जाने नहीं देंगे। बुआ अब कुछ दिन हमारे साथ यही रहेंगी। हाँ बुआ, आप बड़े दिनों बाद आई हैं, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ बच्चों, इस बार तो मैंने तुम्हारे चाचू की शादी तक तुम्हारी बुआ को तुम्हारे पास ही छोड़ दिया है। ये सच में फूफा जी, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं फूफा जी। सच में मम्मी जी, ये बच्चे ना नैना से बहुत प्यार करते हैं, नैना को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ दामाद जी, मेरी बेटी बच्चों से कितना प्यार करती है और बच्चे भी मेरी बेटी से कितना प्यार करते हैं, लेकिन भगवान ने ना जाने अभी तक उसकी सुनी क्यों नहीं है। अभी तक बेचारी बच्चों के लाड दुलार के लिए तरस क्यों रही है। ओहो मम्मी जी, मैंने कितनी बार कहा है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसी बातें करके खुद भी दुखी हो जाते हैं और आप लोगों की बात सुनकर नैना भी दुखी हो जाती है। ठीक है मम्मी जी, अब आप लोग ना बातें कीजिए बैठकर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। देखिए दामाद जी, अभी तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन निखिल की शादी के लिए कम से कम 4 दिन की छुट्टियां लेना आप। ठीक है मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अरे नमस्ते नंदोई जी, कब आए आप लोग? जी भाभी जी, बस मैं जा ही रहा था। अरे चाय पानी कुछ नहीं लिया आपने? नहीं, बस वो तो मैं नैना को छोड़ने आ गया था, असल में मैं ऑफिस के लिए ही निकला था। और सब ठीक है नंदोई जी? हाँ सब बढ़िया है। बच्चों चलो चलकर दूध पी लो। अरे बहू रहने देना, थोड़ी देर अपनी बुआ के साथ खेल लेने दो, उसके बाद आकर दूध पी लेंगे। मम्मी जी, इन लोगों ने अपना होमवर्क भी नहीं किया है, होमवर्क कब करेंगे ये लोग? वैसे भी देवर जी की शादी के चक्कर में ना इन लोगों की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। अरे बहू, एक ही तो चाचू है उनके, उन्हें भी शादी में एंजॉय करने दो। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है चल ही रही है, लेकिन मम्मी जी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। हाँ पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर उन्हें उनकी बुआ के पास रहने दो। ठीक है, सुना तुम लोगों ने? थोड़ी देर बाद खुद आकर दूध पी लेना और अपना अपना होमवर्क करने बैठ जाना। ओके मम्मी। दादी समझ में नहीं आता, मम्मी हर समय गुस्से में क्यों रहती
अच्छी होती है और आपकी भी मम्मी बहुत अच्छी है। लेकिन बुआ, मम्मी आपसे बात क्यों नहीं करती? करती है ना बेटा, जब जब कोई काम होता है तब करती है। नहीं बुआ, आप झूठ बोल रहे हो। हमने मम्मी को कभी आपसे बात करते नहीं देखा। बस हमने जब भी देखा था तब आपसे मम्मी को लड़ते हुए देखा था। नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। आपकी मम्मा बहुत अच्छी है, आप लोगों से बहुत प्यार करती है और मुझसे बात भी तो करती है ना। वो जब कोई काम हो तभी करती है। और सुनो, तुम बड़ों की इन बातों में ना ध्यान मत दिया करो बच्चों। और जाकर पहले दूध फिनिश कर लो और होमवर्क भी कर लो। उसके बाद तुम बुआ के साथ खेलना, ठीक है ना? ओ नो बुआ, अभी नहीं, अभी हमें आपके साथ रहना है। नहीं बच्चों, अपनी बुआ की बात मानोगे ना? ठीक है परी, चल चलते हैं। पहले हम वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आकर हम बुआ के साथ मजे से खेलेंगे। चल भाई, ठीक है। देखना बेटा, तेरी भाभी के बुरे व्यवहार का फर्क तो अब उसके बच्चों को भी दिखने लगा है। ना जाने तेरी भाभी पुरानी सारी बातों को भूलकर कब सामान्य होगी। मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा, जब निधि तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। माँ छोड़िए ना, मैं इधर उधर की बातें करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीतती होगी। बस बेटा, अब तो बस ईश्वर से मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ दिन रात कि जब छोटी बहू ब्याह कर इस घर में आए तो वो तेरे साथ बुरा बर्ताव ना करे और बड़ी बहू की उल्टी सीधी बातों को वह सच न मानने लगे। क्या फर्क पड़ता है माँ, अब तो मैंने लोगों की बातों का बुरा मानना भी छोड़ दिया है। बेटा, भले ही तू ऊपर से कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ अंदर से तू कितनी दुखी है। नहीं माँ, अब मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। वैसे भी इन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इधर उधर की बातों में ध्यान न दूं और सिर्फ खुश रहने की कोशिश करूँ। माँ, मेरी शादी को 6 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इन 6 सालों में इन्होंने मेरे साथ ऐसा कोई भी बुरा बर्ताव नहीं किया जिससे मैं दुखी हो जाऊं। यहाँ तक अब तो मम्मी पापा जी भी मुझे सपोर्ट करने लगे हैं। वह कोशिश करते हैं कि मुझे किसी बात का बुरा न लगे। जब ससुराल इतना अच्छा मिला है, सब लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं बिना मेरी किसी कमी को देखे, तो फिर मैं खुश क्यों नहीं रहूं माँ? मैंने वो सारी पुरानी बातें अपने दिन से निकाल दी है। हाँ बेटा, तू बहुत हिम्मत वाली है। समधी समधन जी और दामाद जी का तो जैसे कोई जवाब नहीं है बेटा। अगर उन लोगों की जगह कोई और होता ना बेटा, तो आज तेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई होती। हाँ माँ, इसीलिए तो बस इन लोगों का साथ पाकर मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, कमला मौसी नहीं आई है क्या आज? अब तक तो मेरी आवाज सुनकर चहकते हुए सामने आ जाती, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला है ना बेटा। वह काम कर रही है अपना। अब उस बेचारी को भी इतना मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है इस घर में जो हमारे समय में हमने उसे दिया है। अब वह भी अंदर से दुखी होने लगी है बड़ी बहू के व्यवहार से। अच्छा माँ, मैं खुद ही जाकर उनसे बाद में मिल लूंगी। अच्छा ये बताइए कि निखिल की शादी की क्या क्या तैयारियां बाकी रह गई है? तो मैं जल्दी से लिस्ट बना लेती हूँ और जो भी कमियां हैं उसे हम पूरा कर लेते हैं। अरे बेटा, बाकी खरीदी तो हम कर लेंगे, लेकिन ना तू निखिल की शॉपिंग करवा दे। उसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्या पहने क्या ना पहने, क्या ले क्या ना ले, बस दिन रात यही सब देखते रहता है वो ऑफिस से आने के बाद। अच्छा तो ठीक है माँ, निखिल आ जाए ऑफिस से, उसके बाद मैं उसके साथ बैठकर डिस्कस करती हूँ। अभी ना माँ, मैं मधु से मिलकर आती हूँ, वह भी मायके आई हुई है, फोन किया था उसने मुझे। ठीक है बेटा, जाओ मिलाओ तुम। हे भगवान, आपने मेरी ही बेटी के लिए क्यों अपनी आंखें बंद कर ली है? बेचारी के जीवन में इतना दुख है, वह बच्चों के प्यार के लिए तरस रही है, लेकिन अभी तक उसकी गोद सुनी है। अब तो बेचारी हिम्मत हार चुकी है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी साफ साफ कह दिया है कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे तो बस दिन रात एक ही चिंता खाई जा रही है। जैसे बड़ी बहू ने हमेशा नैना से घृणा किया है, उसे अपने बच्चों से अपने आप से दूर रखा है, बस वह आने वाली छोटी बहू को उल्टी सीधी पट्टी न पढ़ाए और वह छोटी बहू बड़ी बहू की बात मानकर ना चले, नहीं तो मेरी बेटी का तो मायके में रहना मुश्किल हो जाएगा। जब बड़ी बहू के घर में परी समाई थी, तब तो बड़ी बहू नैना से कितनी दूरी बनाकर रखती थी, कहती थी कि उसे साफ साफ समझा दे कि उसकी परछाई उस पर पड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो उसके बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन जब डिलीवरी भी हो गई और परी का जन्म हुआ, तब भी बड़ी बहू ने परी को नैना की गोद में जाने नहीं दिया। वह किसी न किसी बहाने से हमेशा अपने बच्चे के आसपास रहती थी। बेचारी मेरी बेटी सब कुछ समझती थी, लेकिन फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। लेकिन मैं तो एक माँ हूँ ना, मैं कैसे अपनी बेटी का इतना दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ? हे माता रानी, मैं बड़ी बहू की सोच को तो कभी नहीं बदल पाई, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ माता रानी कि आने वाली मेरी छोटी बहू इतनी समझदार हो कि वह ऐसी बेकार की दकियानुसी बातों पर भरोसा न करे और अपनी ननद को खूब प्यार दे, जिससे मेरी नैना को भाभी का प्यार मिलता रहे, भाभी से प्यार बना रहे और भाभी के ही कारण उसका मायका भी हमारे ना रहने पर भी बना रहे। बस इतनी ही समझदार चाहिए मुझे अब छोटी बहू, क्योंकि बड़ी बहू से उम्मीद करना तो व्यर्थ है। वह कभी किसी के दुख दर्द को नहीं समझ सकती है। माँ दीदी आई है ना? दीदी कहाँ है? अरे बेटा, तेरी दीदी तो आई है, लेकिन ये बता तू अचानक ऑफिस से कैसे आ गया? कैसे आ गया का क्या मतलब मम्मी? अपनी कार से आ गया। वही तो बोल रही हूँ कि अभी छुट्टी होने का समय तो है नहीं, फिर तू कैसे आ गया?
माँ जैसे ही जिया जी ने मुझे मैसेज में बताया कि उन्होंने नैना दीदी को यहाँ छोड़ा है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे नैना दीदी के साथ बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, अब नैना पूरे 15 दिन यही रहेगी, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? अरे कर लेते ना बाद में शॉपिंग। नहीं माँ, समय बहुत कम है, यह 15 दिन भी कैसे बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। और मुझे तो अभी अपनी ढेर सारी शॉपिंग करनी है। बहुत सारी चीजें रुकी हुई है अभी मेरी, जो नैना दीदी के आने से पूरी होगी। माँ जल्दी बताओ ना दीदी कहाँ है? अरे कल परसों तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन अभी भी तो वो बचपने वाला बस दीदी दीदी करके उसके पीछे भागते रहता है। जा, वो मधु के घर गई है। ओहो माँ, ये मधु दीदी और नैना दीदी ना अक्सर एक प्लान करके ही अपने मायके आती हैं और ज्यादा समय एक दूसरे को देती हैं। अभी मैं मधु दीदी से जाकर खूब लड़ाई करूंगा। मुझे भी ना तुम लोगों का बचपना याद आ गया। तू बचपने में भी ना इसी तरह मधु से लड़ा करता था, यह बोलकर कि तेरी दीदी उसी के साथ ज्यादा खेलती है, तेरे साथ नहीं। अरे बेटा, लड़ाई झगड़ा मत करना, जा मधु और नैना दोनों को शॉपिंग पे ले जा। हाँ माँ, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। ये लड़का भी ना, मैं एक बार बड़ी बहू से तो इस बारे में जरूर बात करूंगी कि वह आने वाली छोटी बहू के सामने अपनी ननद के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, नहीं तो वह भी ये सब सीख जाएगी। यह है गोमती जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। गोमती जी के बड़े बेटे सुरेश की शादी निधि के साथ आज से 9 साल पहले हुई थी और वह दोनों की 2 संतान भी है। उसके बाद थी नैना की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक उसे कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन इस बात से बड़ी बहू को बहुत समस्या थी और बड़ी बहू अपनी ननद को बांझ समझती थी और अपने आप से और अपने बच्चों से हमेशा उसे दूर रखती थी। यह सब देखकर गोमती जी को बहुत दुख होता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। अब समय था छोटे बेटे की शादी की। अब गोमती जी को हर समय बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं बड़ी बहू का व्यवहार देखकर छोटी बहू भी अपनी ननद के साथ बुरा बर्ताव ना करे। इस तरह धीरे धीरे 15 दिन का समय बीत जाता है और निखिल और राधिका की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब राधिका निखिल की दुल्हनिया बनकर गोमती जी के निज निवास में आ जाती है। राधिका, तुम खुश तो हो ना? यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं निखिल जी, भला मुझे क्या समस्या होगी? इस घर में सब लोग कितने अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा सा बस कभी कभी जेठानी जी का व्यवहार मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। वो असल में ना भाभी थोड़ी मूडी टाइप की है। अगर उनका मन हो तो वो खूब बातें करती है, नहीं तो वह किसी से कोई बातें नहीं करती। वैसे दिल की अच्छी है भाभी। हाँ, वैसे कोई बड़ी समस्या नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, ये बताओ अब हम अगले महीने कहाँ घूमने जाएंगे? अरे निखिल जी, अभी तो हम 1 हफ्ते के लिए घूमने ऊटी गए थे, अब अगले महीने फिर से घूमने जाएंगे। तो क्या हुआ? नहीं, अब इस महीने नहीं बल्कि हम 4 महीने बाद ही घूमने जाएंगे। और हाँ, दीदी जिया जी उनको भी साथ ले चलेंगे। राधिका बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। चलो ठीक है, मैं भी ऑफिस निकलता हूँ। वैसे भी शादी ब्याह घूमने फिरने के चक्कर में पूरे 1 महीने की छुट्टी हो गई है मेरी। अब छुट्टी लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप मन लगाकर अपना काम कीजिए। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ भाभी, वो असल में आज मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ, तो सोचा थोड़ी देर आपके साथ शांति से बैठकर बातचीत कर लूं। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? अभी तो मैंने आपके साथ अच्छे से समय भी नहीं बिताया है और आप इतनी जल्दी ससुराल कैसे जा सकती हैं? नहीं भाभी, मुझे यहाँ काफी दिन हो गए हैं, अब मैं जाना चाहती हूँ। मम्मी पापा जी को भी अब मेरी जरूरत होगी। वह भी इतने दिनों तक खुशी खुशी सारा घर संभाल लिए, लेकिन अब मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। दीदी प्लीज 2-4 दिन और रुक जाइए ना। मैं तो अभी इधर उधर घूमने में थी, शादी ब्याह का माहौल था, तो हम आराम से बैठकर बात भी नहीं किए हैं। प्लीज रुक जाइए ना दीदी। कैसे चिपक रही है दीदी करके। अभी इसे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं आज इसे बताऊंगी कि ये ना इससे दूर ही रहे तो इसकी भलाई है। रुक जाना बेटा, राधिका इतना बोल रही है तो 2 दिन और रुक जा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं इनसे कह दूंगी आज कि यह 2 दिन बाद मुझे लेने आए। थैंक यू वेरी मच दीदी। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा कर आती हूँ, फिर हम आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे दीदी। ठीक है भाभी। माँ भाभी कितनी अच्छी है। माँ भाभी मुझसे कितने प्यार से बात करती है। मैं भाभी के मीठे बोल के लिए तरस गई थी माँ, लेकिन राधिका भाभी ने मुझे सच में वो खुशी दी है जिस खुशी के लिए मैं कई सालों से तरस रही थी। मैं प्यार से दीदी सुनने को तरस गई थी। हाँ बेटा, छोटी बहू तो अभी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। वह बेकार की दकियानुसी बातों पर भरोसा नहीं करती है। काश सदा दिन छोटी बहू का व्यवहार ऐसा ही रहे बेटा तेरे साथ। हाँ माँ, जब से बड़ी भाभी आई है तब से तो हमेशा उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कभी उन्होंने मेरे से प्यार से बात तक नहीं की, यहाँ तक अपने बच्चों को भी खुशी से मेरे पास बैठने नहीं देती है। ठीक है ना बेटा, अब तेरे भी दिन बदल गए हैं। अब तुझे भी मायके में अपनी भाभी का खूब प्यार मिलेगा। अब तू भी मायके को लेकर दुखी नहीं रहेगी। हाँ माँ, बस छोटी भाभी बड़ी भाभी की बातों में ना आए, या बड़ी भाभी छोटी भाभी को कुछ भी उल्टा सीधा ना सिखा दे। अरे सिखाए तो सिखाए बेटा, अगर छोटी बहू समझदार होगी तो वह बड़ी बहू की बातों में बिल्कुल नहीं आएगी। भाभी, आप अकेले रसोई में क्यों लगी हैं? मैं तो थी ना, आप मुझे बुला लिए होते। तुम्हें ननद रानी से फुर्सत मिले तब ना। क्या बोल रही है भाभी आप? मैं तो बस दीदी से। हाँ
देखा मैंने, अभी तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती हो ना, इसीलिए उनके पास इतना चिपकती हो, लेकिन जिस दिन उनके बारे में पता चलेगा ना, उस दिन खुद ब खुद उनसे दूरी बनाने लगोगी। क्या कैसी बात कर रही हैं आप? वह इस घर की बेटी है और हमारी ननद है, भला उनसे हम कैसे दूरी बना ले? अरे तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानती हो। 6-7 साल शादी को होने लगे, लेकिन अभी तक बाल बच्चे का सुख नसीब नहीं हुआ है। लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, तुम्हें मालूम भी है? अरे मुझे तो लोगों ने यह तक बताया कि मैं उनसे उनके साये से भी दूर रहूं, नहीं तो मेरी जिंदगी में भी सिर्फ दुख ही दुख होंगे, मेरी जिंदगी के सारे सुख मुझसे छिन जाएंगे। इसलिए तुम्हें भी बता देती हूँ, अगर खुश रहना चाहती हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल रखना चाहती हो, तो उनके साये से भी दूर रखना। मैं तो अपने बच्चों तक को उनसे दूर रखती हूँ, और तुम्हारे लिए तो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो बांझ के साये में रहोगी तो तुम भी बांझ बन जाओगी। भाभी इतना बुरा तो मत बोलिए, कम से कम ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे व्यक्ति के साये में रहे तो हम भी वैसे ही हो जाएं। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ सोचने में और फिल्मों में शोभा देती है, लेकिन जब अपनी जिंदगी में ये सारे दुखों की बारी आती है ना, तो इंसान घबरा जाता है, कांप जाता है। और तुम मेरी बात नहीं मानती ना, तो मत मानो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर ये सब बातें बीतेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बुआ बुआ, अरे बुआ तो यहाँ भी नहीं है, पता नहीं बुआ कहाँ चली गई। परी परी रुक इधर आ परी। नहीं मम्मा, मैं बुआ को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा तुझे इधर आ। रुक मैं ही आती हूँ, चल कमरे में चलकर तुझे मैं ये उपमा खिलाऊंगी। कितने बार समझाया कि बुआ बुआ मत कर, लेकिन तेरी अकल में तो कोई बात आती ही नहीं। बाप रे, कितनी घटिया सोच है भाभी की। भला किसी के साये में रहने से किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? बेचारी दीदी खुद ही तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, और भाभी उनके साथ कितना बुरा बर्ताव कर रही है। मैं तो भाभी की बातों में नहीं आऊंगी, और ना ही दीदी के साथ मैं किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार करूंगी। राधिका की जेठानी ने राधिका को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन राधिका अपनी जेठानी की बातों में नहीं आई, और वह अपनी ननद के साथ बहुत प्यार भरा रिश्ता बनाकर रहती है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हम नैना के बड़े भैया भाभी हैं, और उनके घर किसी कार्यक्रम में हमें बुलाया गया है, तो हमें जरूर जाना चाहिए। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगी, और बच्चों के स्कूल में टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो मुझे बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए आप चले जाइए, मैं और बच्चे तो नहीं आएंगे। और वैसे भी मेरे नहीं आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, घर की छोटी बहू और बेटे तो जा ही रहे हैं ना, और मम्मी जी भी तो जा ही रही है। आप नहीं भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम्हें नहीं आना है तो तुम मत आओ, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अरे भाई, कितनी खुशी की बात है कि हमारे जिया जी ने इतना बड़ा मकान बनवाया है और उसकी पूजा पाठ हो रही है। हम उनकी खुशी में शामिल कैसे नहीं होंगे? होइए ना, तो मैंने कब मना किया है? तुम हमेशा अपनी ही जिद करती हो, कभी किसी की बात नहीं मानती हो। मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा ना कि बच्चे नहीं जाएंगे, उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना है मुझे। लेकिन आज तो संडे है ना, और आज छुट्टी भी तो है। मैंने कहा नहीं, अगर बच्चों के कम मार्क्स आए ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, तो तुम पढ़ाती रहो बच्चों को आराम से, हम तो जा रहे हैं। जिसे जाना है जाए, मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। उस बांझ का साया अपने बच्चों पर पड़ने तक नहीं दूंगी। चलो निखिल। अरे भैया, भाभी और बच्चे, वो लोग नहीं आ रहे हैं। पापा पापा मुझे चलना है, पापा मुझे बुआ के घर चलना है, पापा पापा मुझे ले चलिए ना। परी परी, समझ में नहीं आता तुम्हें? कल तुम्हारे टेस्ट है ना, चलो पढ़ाई करना है तुम्हें। अरे भाभी, एक दिन नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। परी जब इतना जिद कर रही है तो जाने दो ना उसे। और वैसे भी आपने रोहन को तो नानी के घर भेज ही रखा है ना, उसका भी तो पेपर मिस होने वाला है। परी इतना रो रही है तो मैं परी को लेकर जरूर जाऊंगा। चलो परी। इस तरह सुरेश अपनी पत्नी की बात ना मानकर अपने परिवार के साथ अपनी बहन के घर चला जाता है, लेकिन घर की बड़ी बहू तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ये जिद करके तो ले गए हैं मेरी बेटी को, लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना, तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इस तरह सब लोग नैना के घर मकान की पूजा में जाते हैं, और पूजा पाठ बहुत अच्छे से संपन्न होता है। सब खाना पीना खाकर रात को घर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन परी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। कहा था मैंने कि परी को लेकर मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बेटी पड़ गई ना बीमार, उस अशुभ के साये की वजह से। अरे भाभी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? परी को मामूली सी बुखार ही तो आया है ना, तुम्हें क्या समझ में आता है? अरे जब बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो माँ का कलेजा मुंह को आने लगता है। तुम्हें ये सब बात कभी समझ में नहीं आएंगी। अरे भाभी, ये डॉक्टर के पास ले गए थे ना परी को, डॉक्टर ने बताया कि वायरल फीवर है उसे, और वायरल फीवर किसी के साये या परछाई से नहीं होता, बल्कि यह तो वायरस की वजह से होता है ना। अरे तुम मुझे दुनिया भर का ज्ञान मत दो, मैं जानती हूँ कि उसी अशुभ के साये की वजह से मेरी बेटी बीमार पड़ गई, और ऐसा ना हो कि उसकी साये की वजह से तुम भी जिंदगी भर बांझी रहो। भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? सच ही तो कह रही हूँ, तेरी शादी को 7 महीने हो गए, लेकिन 7 महीने में कभी तुझे ऐसा लगा कि तू माँ बनना चाहती है और तुम माँ नहीं बन पा रही है? दीदी, ये सब बेकार की दकियानूसी उल्टी सीधी बातें हैं, मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती हूँ। ठीक है, मत करो, मुझे क्या, जब खुद पर बीतेगी ना तब समझ में आएगा।
इस तरह धीरे धीरे निखिल और राधिका की शादी को 2 साल हो जाते हैं, लेकिन राधिका अभी तक माँ नहीं बन पाती। अब तो निखिल और राधिका भी चाहते थे कि वह माता पिता बन जाए, लेकिन यह सब संभव हो ही नहीं पा रहा था। जबकि दोनों ने डॉक्टर के पास अपना चेकअप भी करवाया था, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, उसके बाद भी राधिका माँ नहीं बन पा रही थी। अब तो राधिका की जेठानी को और अच्छा मौका मिल गया था बार बार अपनी ननद के बारे में उल्टी सीधी बातें करने का। क्या हुआ बेटा, सारी रिपोर्ट तो नॉर्मल है ना, फिर क्यों तुम माँ नहीं बन पा रही हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है बेटा। अरे ऐसे कैसे माँ बन जाएगी? ये एक बांझ का साया जिस पर लग जाए ना, वह भी बांझ हो जाती है, और यह भी उस बांझ के साये की वजह से खुद भी बांझ हो गई है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप भुगतो। अरे नैना बेटा, तुम कब आई? बस माँ अभी आई थी। दीदी रुकिए दीदी। नहीं भाभी, आप मेरे साये से दूर रहिए भाभी। मैं आपके जीवन को दुख में डूबता हुआ नहीं देख सकती। आप मुझसे दूर ही रहे भाभी। शायद बड़ी भाभी ठीक ही कह रही है। मैं अपसगुनी हूँ, बांझ हूँ, और मेरी साये की वजह से ही अभी तक आपकी गोद सुनी है। मुझे तो इस घर में भी आना बंद कर देना चाहिए। पता नहीं मैं कितनी बेशर्म हूँ, जो इतना सब कुछ जानते सुनते हुए भी बार बार यहाँ चली आती हूँ। और नहीं तो क्या, तुम्हें तो इस बात की जरा भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारे साये की वजह से आज तुम्हारी छोटी भाभी की गोद अभी तक सुनी है। अरे खुद बांझ हो तो हो, कम से कम दूसरे की गोद में तो फूल खिलने दो। तुम्हें तो सच में इस घर में आना ही नहीं चाहिए जब तक तुम्हारी भाभी की गोद नहीं भर जाती है। हाँ भाभी, सच कह रही हो आप। अब मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी। नहीं दीदी सुनिए तो। नहीं भाभी, अब मैं इस घर में लौट कर नहीं आऊंगी भाभी। सच में मैं अपसगुनी हूँ, बांझ हूँ, और मैं आप पर अपना साया नहीं पड़ने देना चाहती भाभी। नैना नहीं बेटा, किसी के कहने से ये नहीं होता बेटा। नहीं माँ, नहीं आऊंगी माँ, मैं कभी नहीं आऊंगी माँ। हे भगवान, मेरी ही बेटी के जीवन में इतना दुख क्यों है? बेचारी पहले से ही सुनी गोद की वजह से दुखी थी, अब उससे उसका मायका भी छूट जाएगा। मम्मी जी सुनिए। नहीं बेटा, तेरी जेठानी ठीक ही कह रही है। तू मेरी बेटी के साये से दूर रहना बेटा। जब भी मुझे मेरी बेटी की याद आएगी तो मैं खुद ही अपनी बेटी के ससुराल चली जाऊंगी उससे मिलने को। देखो राधिका, ये रोने धोने और किसी की ड्रामा करने से ना तुम अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाना। मेरी बात मान लो, उस बांझ की वजह से तुम अभी तक माँ नहीं बन पाई हो। मातृत्व के सुख से तुम अभी तक अनजान हो। देखो राधिका, दुनिया के सारे मर्द नंदोई जी जैसे नहीं हो सकते। जो बीवी अभी तक बांझ है लेकिन फिर भी उसे गले से लगाए बैठे हैं, उनके ससुराल वाले भी उन्हें अपना बनाए बैठे हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जब पत्नी माँ नहीं बन पाती है ना, तो उसे छोड़कर वह दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे साथ ये सब हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? क्या तुम्हारी जिंदगी कभी खुशहाल हो सकती है? दूसरों के बारे में सोचकर और दूसरे को सुख पहुंचाने के चक्कर में ना अपनी जिंदगी में मुसीबत मोल मत लो। और तुम नैना से दूरी बनाकर देखना जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर सलाह दे दी है, अब तुम मानो या ना मानो। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या जेठानी जी सच कह रही हैं? क्या ऐसा होता है कि किसी की साये की वजह से किसी के साथ ऐसा हो जाए? यकीन करना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन सच में मेरी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई, ना ही मेरी रिपोर्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन है। अब राधिका अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसकी बात पर यकीन करे और किसकी बात पर ना करे। राधिका, क्या हुआ? कितना चुप रहने लगी हो तुम? मैं कब से तुमसे बातें किए जा रहा हूँ और ना जाने तुम कौन से ख्यालों में खोई हुई हो। मुझे बहुत टेंशन होने लगी है जी। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा होने लगे और मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। अरे तो क्या हुआ? जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? राधिका, खुश रहने के लिए बच्चे का होना इतना जरूरी नहीं है, और यदि बच्चों की आवश्यकता समझ में भी आए हमें तो इतने सारे अनाथ बच्चे हैं, उन्हें माता पिता की जरूरत है। हम उन्हें ही घर ले आएंगे और उन्हें मम्मी पापा का प्यार देंगे, तो वह भी खुश, हम भी खुश। अरे ज्यादा दूर क्यों जाती हो? दीदी जिया जी को देखो ना, कितने साल हो गए उनकी शादी को, अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है, फिर भी वो दोनों साथ में कितने खुश हैं, और उनके सास ससुर भी। नहीं जी, अपना बच्चा होता है। मैं इतना बड़ा दुख लेकर ऐसे शांति से नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि मैं मातृत्व सुख चाहती हूँ। मैं खुद माँ बनना चाहती हूँ। मैं अनुभव करना चाहती हूँ सब कुछ। एक माँ बनने का सुख चाहिए मुझे। अरे यार, तुम हर संडे बस यही बातें लेकर बैठ जाती हो और मेरा पूरा संडे खराब कर देती हो। मैंने सोचा था कि संडे को हम साथ में घूमने जाएंगे, कहीं एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम तो बस वही घिसी पिटी बातें लेकर मूड ऑफ करके बैठ जाती हो। आप समझने की कोशिश कीजिए निखिल जी, ये घिसी पिटी बातें नहीं है, यह हमारे जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मेरी तरह आपको भी ना इस बात के लिए चिंतित होना चाहिए। सुनिए जी, आज ना आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। मैं 2-4 दिन मम्मी पापा के पास रहना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ही छोड़ देता हूँ। देखो, तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो। तुम्हारे चेहरे पर ना ऐसी उदासी मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती।
ठीक है, मैं पैकिंग कर देती हूँ। माँ मैं राधिका को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ कर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आना राधिका, तुम्हारे बिना घर में बहुत सुना सुना सा लगता है। ठीक है मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी जल्दी। इतने दिन हो गए नैना अपने मायके नहीं आ रही है, बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने फोन भी किया तो वो फोन नहीं उठा रही है, और इधर राधिका को भी ना जाने क्या हो गया है, ढंग से किसी से बोलती बताती नहीं है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बड़ी बहू की बातों का जादू उसके ऊपर तो नहीं चल गया, वह भी बड़ी बहू की तरह तो नहीं सोचने लगी। क्यों नहीं सोचेगी मम्मी जी, क्यों नहीं सोचेगी? दूसरों के बोलने से ना इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई चीज अपने ऊपर बीतती है ना तब समझ में आता है। और अब राधिका के ऊपर जो बीत रही है ना, उसे सब कुछ समझ में आ गया है कि सच में ननद रानी का साया अब सगुन है। वह बांझ है और उसके साये की वजह से राधिका भी अब तक बांझ बैठी हुई है। बहू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, और तुमसे कितनी बार ही मैंने कहा है कि तुम नैना के बारे में ऐसा मत कहा करो। अरे वो अभी तक माँ नहीं बनी, ठीक है, तुम्हारी नजरों में वो बांझ है, लेकिन अपसगुनी नहीं है। मम्मी जी, जो औरत माँ नहीं बन सकती ना, वह अभागन अपसगुनी ही होती है। मम्मा ये क्या बोल रही हैं आप? परी, तुझसे कितनी बार कहा है कि बड़ों के बीच में मत बोला कर, तो क्यों आ गई मेरे पीछे? जा कमरे में जा, बैठकर पढ़ाई कर, मैं अभी आ रही हूँ। हे भगवान, लगता है मेरी बेटी फिर से अब हमेशा मायके के सुख के लिए तरसेगी। बेचारी मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मालकिन, दुखी मत रहो, मुझे यकीन है एक न एक दिन हमारी नैना बिटिया की भी जिंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी, वह भी खुश रहेंगी। जानती हूँ कि बड़ी बहू तो हमेशा जहर ही उगलती है, लेकिन छोटी बहू मुझे समझदार लगती है। हो सकता है कि वो अभी बड़ी बहू की बातों में थोड़ी परेशान हो गई है, लेकिन जिस दिन वह माँ बन जाएगी ना, उस दिन वह बड़ी बहू की सारी बातें भूलकर हमारी नैनी बिटिया को गले लगा लेगी। हाँ कमला दीदी, ऐसा ही हो। जब राधिका इस घर में बहू बनकर आई थी तो शारदा जी को थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि राधिका कम से कम उनकी बड़ी बहू जैसी तो नहीं है, लेकिन समय बीतते बीतते अब राधिका के भी व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा था। राधिका कुछ दिनों से बहुत परेशान थी और वह कुछ दिनों के लिए अब अपने मायके चली जाती है। राधिका क्यों इतनी परेशान रहती है बेटा? जब ईश्वर की मर्जी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। माँ, एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ बोलो ना बेटा। माँ, जैसे कि लोग कहते हैं कि किसी बांझ का साया लगने से कोई औरत बांझ हो जाती है, तो क्या यह बात सच है माँ? हाँ बेटा, वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि बांझ के साये से कोई भी स्त्री को दूर ही रहना चाहिए। और राधिका, अब तो मुझे लगता है बेटा कि तेरी जेठानी ठीक ही कह रही है, तुझे ना अपनी ननद से दूरी बनाकर रखना चाहिए। देख, अब तेरी जिंदगी में कितनी सारी मुसीबतें आ रही हैं, शादी को 2 साल होने लगा, अभी तक तुझे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि अगर तेरी जेठानी इतना चीख चीख कर ऐसी बातें करती है तो एक बात तो अपनी जेठानी की बात ही मानकर देख ले। राधिका अपनी माँ की बात सुनकर सन्ने रह जाती है। अब उसे वाकई में समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या न करे। अब तो राधिका की माँ ने भी राधिका को सलाह दे दिया था कि उसे अपनी ननद से दूर रहना चाहिए। क्या राधिका अपनी माँ और जेठानी की बात मानेगी और अपनी ननद से दूरी बनाकर रखेगी? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि राधिका ने क्या फैसला लिया, तो इस कहानी का अगला पार्ट देखते रहने के लिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। जल्द इस कहानी का दूसरा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं हम इस कहानी के अगले भाग के साथ।